ओके, सो हेलो एवरीवन। जावा प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 1 और आज हम थोड़ा सा जो कोड हमने कल लिखा था पहला हेलो वर्ल्ड का, उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, थोड़ा सा सिंटैक्स को समझेंगे क्या होता है, और उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें मेनली हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की और इनकी ज़रूरत क्या होती है वो देखेंगे। इसके अलावा आज हम यूज़र से इनपुट लेना भी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो ये मैंने कल की फाइल खोली हुई है main.java और एक बार इसको रन करके भी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आया है हेलो वर्ल्ड। तो अब हम बात करते हैं थोड़े से जावा प्रोग्राम के सिंटैक्स की और जावा प्रोग्राम बेसिकली बनता कैसे है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पिछले लेक्चर में बताया था। 95% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, 5% क्यों है क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है, हम जावा का जो प्रोग्राम होता है उसको क्लासेस में ब्रेक करके लिखते हैं। जैसे ये रही मेरी क्लास मेन, तो जो भी मैं एक जावा फाइल बनाता हूँ जिसका एक्सटेंशन .java होता है वही मेरी मेन क्लास होती है। तो इसलिए जो मेरी जो मेन क्लास होती है, जैसे यहाँ पे तो मैंने नाम ही मेन रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसमें जाऊँ प्रोजेक्ट में, यहाँ पे एक नई फाइल बना दूँ और एक नई जावा क्लास बनाऊँ जिसका मैं नाम रख दूँ lecture_1 और यहाँ पे क्लास ऑटोमेटिक ये यहाँ पे सिलेक्टेड है तो ये .java मेरे लिए ऑटोमेटिक लगा देगा, मुझे .java लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास lecture1.java बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरे लिए ये वाला कोड ऑटोमेटिक लिख दिया है। मैं ज़रा टर्मिनल बंद करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक क्लास lecture1। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि इस क्लास को मैंने यूज़ नहीं किया, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी आपका जो मेन जावा प्रोग्राम होता है, आप अपने प्रोग्राम का जो भी नाम रखते हो lecture1.java या फिर कुछ भी myapp.java या कुछ भी आप नाम रखते हो, तो जो आपकी मेन क्लास होती है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हो, जिसके अंदर आप अपना मेन मेथड लिखने वाले हो, उसका नाम और आपके प्रोग्राम का नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने मेन क्लास का नाम अलग कर दिया और अंदर मेन मेथड को लिख भी दिया और आपने अपना प्रोग्राम रन करने की कोशिश करी तो एक एरर आ जाएगा जो कहेगा क्लास आउट ऑफ बाउंड। तो अगर हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करके यहाँ पे हम कुछ और रख देते हैं, जैसे मेन रख देते हैं क्लास मेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मुझे पहले ही एरर दे दिया है। और इसमें मैं अभी अपना psvm लिख के वही पुराना प्रोग्राम लिख के देखते हैं, system.out.println वाला, और हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं इसमें, हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम का सिंटैक्स बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास मेन इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड main.java। यानी कि अगर आप अपनी मेन, आपने क्लास का नाम मेन रख दिया और इसके अंदर आप मेन मेथड बना रहे हो, तो जो आपका जावा प्रोग्राम है, जो फाइल है, उसका नाम इस क्लास के जैसा ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे lecture1.java की जगह मुझे इसका नाम main.java रखना पड़ेगा, तभी ये फाइल रन होगी। तो ये एक सिंटैक्स एरर होता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ lecture_1 और जैसे मैं लिखता हूँ ये एरर यहाँ से चला भी जाता है। अब हम देखते हैं हमारी ये जो क्लास है इसके पहले लिखा हुआ है पब्लिक। तो पब्लिक जो होता है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर का काम होता है बेसिकली आपके वेरिएबल्स का, क्लासेस का, या फिर जो आप फंक्शंस लिखते हो उनका स्कोप डिफाइन करना। स्कोप वगैरह क्या होता है ये सब हम अभी आगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आएंगे उस टाइम हम सीख रहे होंगे कि स्कोप वगैरह क्या होता है। उसके अलावा अब हम यहाँ इस क्लास के अंदर आते हैं। तो एक क्लास अपने अंदर कुछ ना कुछ कोड रखती है। वो कोड आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो कोड आपके मेथड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया हुआ है जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर किसी ने सी प्रोग्रामिंग सीखी है या फिर प्रोग्रामिंग सीखी है किसी भी तरीके की, बेसिकली अगर आपने सी प्लस प्लस का थोड़ा बहुत सिंटैक्स पढ़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉइड मेन। तो ये है आपका मेन मेथड। जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, आपका जो कंपाइलर होगा जब आपके प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हुए जो भी आप मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे वही एग्जीक्यूट होगा। आपकी JVM हमेशा मेन फंक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगी। आप मेन फंक्शन के अंदर जो जो लिख दोगे वही सब एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइड, ये वॉइड जो लिखा हुआ है ये वॉइड है आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप। यानी आपका फंक्शन जब कॉल होता है तो वो रिटर्न में क्या देता है। अभी ये सब इतनी ज़रूरत नहीं है जानने की, फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ टर्मिनोलॉजी किसके लिए क्या यूज़ होती है। स्टैटिक हमारा एक कीवर्ड है,
इसके अलावा पब्लिक हमारा वही एक्सेस मॉडिफायर है जो हमारे वेरिएबल्स का या फिर क्लास का या मेथड का स्कोप डिफाइन करता है। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं, हमने लिखा हुआ है system.out.println हेलो वर्ल्ड। तो इसमें हम एक पैकेज को यूज करते हैं, उसमें क्लास होती है सिस्टम, ये गलती से कमेंट हो गया। तो सिस्टम के अंदर होता है एक आउट टाइप और उस आउट स्ट्रीम के अंदर हमारा एक मेथड होता है जिसका नाम होता है println। तो println जो मेथड है ये यूज होता है कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट लेने के लिए। कंसोल स्क्रीन में आप println के अंदर जो भी डाल दोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डाला हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो डबल कोट्स मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं println के अंदर लिख रहा हूँ वो एज इट इज प्रिंट हो जाए, तब मैं डबल कोट्स का यूज करूंगा। तो अगर मैं इन डबल कोट्स को हटा दूं तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। ठीक है, ये एरर ना आए इसके लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करता हूँ। तो एक डबल कोट हम लगा देंगे यहाँ और एक डबल कोट लगा देंगे हम यहाँ। उसके अलावा ये जो स्ट्रिंग आर्क्स है, यहाँ पे आर्क्स का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। और जब भी हम अपना कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे println हमने एक फंक्शन लिखा या फिर इसके अलावा हमने मेन एक फंक्शन लिखा, तो उसके बाद हम लगाते हैं ये वाले पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट्स, और इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी आ जाए वो आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड एक आर्ग्यूमेंट है जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारे जो हमने पिछला प्रोग्राम लिखा था उसके ब्रेकडाउन की कि क्या चीज़ क्या है। इसके अलावा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ और कमेंट्स भी बता देता हूँ आपको क्या होते हैं, यही लगे हाथ। तो कमेंट्स वो हिस्सा होता है हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि जब मेरा कंपाइलर कोड को कंपाइल कर रहा होगा तो वो इस पार्ट को इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, कोई लॉजिक लिख रहे हो और उसमें आप नोट्स डाल देते हो अपने लिए, जैसे मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ दिस लाइन विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कहेगा ये चीज़ सपोज नहीं है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये देखो एक्सपेक्टेड। अब चलो ये मुझे सेमीकोलन का कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा दूंगा और अभी भी इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो फिर से एक्सपेक्टेड। ये इसीलिए है क्योंकि मैं इस तरीके से इंग्लिश में कुछ भी जावा में नहीं लिख सकता हूँ, कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। और मुझे अपने लिए नोट्स भी चाहिए ताकि अगर बहुत टाइम बाद, कई दिनों बाद अगर मैं वापस आऊँ और अपना लॉजिक पढ़ रहा हूँ, कई बार कोड बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने खुद से ही एक स्टार्टिंग में जब मैंने जावा सीखी थी उस टाइम पे मैंने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, वो 325 लाइन का कोड्स था। तो 325 लाइन में अब आदमी खुद कंफ्यूज हो सकता है कि उसने जोन सी चीज़ लिखी थी वो क्यों लिखी थी वहाँ, या फिर उसका मीनिंग क्या है वहाँ पे होने का। तो उसके लिए हम डाल देते हैं कमेंट्स, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ये डबल फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल के उसके साथ कुछ भी लिख दोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। आप देख भी सकते हो ये यहाँ पे ग्रे हो गया है। और कमेंट वो पार्ट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता। ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट जिसमें हम डबल ये डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट डालना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूँ और फिर कुछ लिख दूँ दिस इज अ कमेंट और नीचे लिख दूँ यहाँ पे दिस पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो कमेंट है सिंगल लाइन कमेंट था। तो अगर मुझे इसको भी कमेंट बनाना है तो मुझे यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही बारी में मल्टीपल लाइंस लिखनी है कमेंट में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा के स्टार लगा दोगे और फिर से स्टार लगाओगे और फॉरवर्ड स्लैश डाल दोगे। अब ये आपका मल्टी लाइन कमेंट आ गया है। अब इसके बीच में आप जो जो डाल दोगे वो एज कमेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, तो अब आप देख सकते हो आप इन दोनों, इस वाले फॉरवर्ड स्लैश और स्टार और इस स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में आप जो कुछ भी लिख दोगे वो आपका कमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये हो जाते हैं हमारे कमेंट्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ नीचे लिख भी देता हूँ, कमेंट्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग डबल फॉरवर्ड स्लैश।
और इसके पहले हम लगा देंगे डबल फॉरवर्ड स्लैश। और अगर आपको ये काम शॉर्टकट में करना है तो आप कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबा दो और मेरा ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिकली इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो डेटा टाइप और वेरिएबल्स क्या होता है? जो जावा होती है हमारी, वो हमारी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब क्या है? अगर किसी ने पाइथन पढ़ी है तो उसको पता है पाइथन डायनामिकली टाइप्ड होती है, वो तुरंत डिफरेंस समझ जाएगा। जिसे नहीं पता और या फिर उसने पाइथन यूज़ नहीं किया तो अभी जान लो कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंटीजर को स्टोर करूँ, इंटीजर यानी किसी नंबर को स्टोर करूँ, तो मैं लिख दूंगा इंट a इक्वल्स 5 और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम लोगों ने बचपन में मैथ्स जब भी पढ़ी है हमें पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। 10th तक सबने मैथ पढ़ी है, एक्स वाई जेड हर किसी ने ढूंढा होगा। एक्स तो जरूर ही ढूंढा होगा भाई, हर क्वेश्चन में जिसने भी एक्स ढूंढा है। तो आप जानते हो जब हम मैथमेटिक्स में इंग्लिश वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करते हैं ABCD का, तो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? उनकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू हो जाती है 5। तो अब अगर मैं system.out.println करूँ और यहाँ पे a कर दूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डबल कोट्स में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको डबल कोट्स में डाल दूंगा तो ये एज इट इज a को प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ a की वैल्यू प्रिंट हो, इसलिए मैं यहाँ पे कोट्स नहीं लगाऊंगा, सीधा a लिखूंगा और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आ गया है। तो इस लाइन को लिखने से क्या हुआ? इस लाइन को लिखने से मेरी मेमोरी में एक स्पेस बना जिसका कि नाम हो गया a और उसमें जाके स्टोर हो गया 5, और यहाँ पे मैंने उस 5 को प्रिंट कर लिया। और ये जो इंट है ये इसका डेटा टाइप है। आप 5 जानते हो एक इंटीजर है, इसलिए मुझे यहाँ पे इंट लिखना पड़ा। तो स्टैटिकली टाइप होने का मतलब यही होता है कि मुझे पहले से अपने प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि मैं क्या चीज़ स्टोर करने वाला हूँ। इसके अलावा हम बेसिक डेटा टाइप्स भी अभी पढ़ लेंगे, सारे के सारे जितने भी होते हैं जिन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। तो इंट डिफाइन करता है मेरे इंटीजर को, ये है मेरे वेरिएबल का नाम और ये है उसकी वैल्यू। और यहाँ पे इक्वल्स टू, जैसे हम मैथ्स में लिखते थे a इक्वल्स b, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, अगर आप मैथ की टर्म्स से देखें तो ये डिफाइन करता है कि a और b इक्वल है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं तब ये डिफाइन करता है कि a की वैल्यू b के बराबर है, यानी जो b की वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंट b इक्वल्स 3 लिखूँ और ये कर दूँ, इसके बाद अब इस कमेंट को हटाऊँ, तो अब a इक्वल टू b का मतलब ये है कि a की वैल्यू अब 5 नहीं रही। आप देख सकते हो 5 जो है वो हो चुका है ग्रे, यानी कि a की अब वैल्यू जो है वो 5 नहीं है। अब a की वैल्यू मेरे b की वैल्यू के बराबर है, यानी कि b की वैल्यू a में असाइन हो चुकी है, तो 3 a में आके स्टोर हो चुका है। इक्वालिटी चेक करने के लिए एक अलग ऑपरेटर होता है। फिलहाल हम यहाँ पे जो इक्वल टू लिखते हैं ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 5 जो है वो a को असाइन हो जाता है। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू 3, तो 3 b को असाइन हो जाता है। तो ये काम करता है मेरा इक्वल्स टू यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास इंट होता है इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास होता है फ्लोट, किसी भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे 5.5। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा f और आप लगा दोगे सेमीकोलन। और यहाँ पे एक गलती होगी, मैंने वेरिएबल का नाम नहीं दिया, फ्लोट c। तो फ्लोट c इक्वल्स टू 5.5 f। तो जब तक आप यहाँ पे f नहीं लिखोगे ये इसको डबल कंसीडर करेगा। तो ये भी एक चीज़ होती है, अगर आप डबल लिखते हो, डबल भी हमारा डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो डबल d इक्वल्स टू 5.6। d आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आपको d लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका ये ऑटोमेटिकली डबल ही कंसीडर होगा। लेकिन फ्लोट के साथ आपको स्मॉल f या फिर कैपिटल F लिखना पड़ता है, तभी जाके वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने f नहीं लिखा है। जैसे ही मैं f लिखता हूँ ये एरर चला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको फ्लोट बनाना है तो आपको f लिखना पड़ेगा। और फ्लोट और डबल में क्या अंतर होता है? तो फ्लोट आपका साइज में छोटा होता है डबल से। यहाँ पे अगर मैं आपको इनके साइज दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है, बल्कि साइज क्या, हम सर्च ही कर लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप।
प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा, कैप्स लॉक क्यों क्या जावा। नो इंटरनेट, फिर से ये पंगा क्यों रहता है यार। बीएसएनएल के वाईफाई में दिक्कत है भाई, जियो पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बल्कि ना इसको ना डेटा टाइप से कर लो, ठीक है। और यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स या जावा पॉइंट कोई भी वेबसाइट खोल लो, सारी अच्छी है। तो ये रहे हमारे डेटा टाइप्स, जिसमें हमारी दो तरीके की कैटेगरी होती है। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इस फोटो के लिए यहाँ पे, तो ये देख लो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरे होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फिलहाल इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, और आने वाले लेक्चर्स में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी देखेंगे। इसमें जो हमारे नंबर वाले होते हैं वो ये होते हैं। इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंट, लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट। और इसके अलावा जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी कहते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट और डबल। इनमें से हमने फ्लोट और डबल देख लिया है, इंट देख लिया है। बाइट और शॉर्ट और लॉन्ग हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इंट यूज़ करते हैं। बाकी शॉर्ट हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, बाइट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके अलावा जो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं बूलियन और कैर। कैर आपका एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, सिंगल कैरेक्टर को। और इसके अलावा बूलियन एक बूलियन वैल्यू को स्टोर करता है, जो हो सकती है ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू फॉल्स को स्टोर कराने का क्या वो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बूलियन आपका स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स को। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है इसकी फॉल्स, और इसका साइज होता है 1 बिट का। और आई होप आपको कन्वर्जन्स पता है बिट और बाइट की क्या होती है। 8 बिट्स बनती है 1 बाइट, और ये इसकी रेंज भी दी हुई है वैल्यू की। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स इन दोनों में से एक ही वैल्यू हो सकती है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स। इसके अलावा बाइट हमारा इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसका साइज होता है 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट। और यहाँ पे जो इसकी रेंज होती है -128 से लेके 127 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अब बाइट को हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एज को ले रहे हैं किसी की और उसे बता रहे हैं कि वो एडल्ट है, टीनेजर है या क्या है, तो उसमें हम इंट को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंट का साइज बड़ा है। तो एक एफिशिएंट प्रोग्रामर वो होता है जो कम से कम स्पेस ले और कम से कम टाइम ले, उसका जो कोड है वो कम से कम स्पेस ले और कम से कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पे अगर हमें एज वेरिएबल बनाना है तो उसको हम बाइट में बना सकते हैं एफिशिएंसी के लिए। उसके अलावा कैरेक्टर हमारा 2 बाइट का होता है, और ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, ABCDEF, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, और स्लैश वगैरह सब कुछ स्टोर करता है। और इसकी जो रेंज है वो 0 से 255। अब इनकी ये जो रेंज है निकालने की, ये जो नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो शॉर्ट है वो -32,768 से लेकर 32,767 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है, इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। इंट होता है हमारा 4 बाइट का, और 1 बाइट में होता है 8 बिट्स, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32 बिट्स। और ये इस रेंज से लेके इस रेंज तक सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा लॉन्ग बड़े इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए यूज हो सकता है, यहाँ पे आप इसकी रेंज देख सकते हो। इसके अलावा फ्लोट और डबल में ये डिफरेंस होता है। फ्लोट होता है 32 बिट्स का यानी कि 4 बाइट का, और ये अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा डबल होता है वो होता है 64 बिट्स का यानी कि 8 बाइट का, और ये स्टोर कर सकता है 16 डेसिमल डिजिट, यानी डेसिमल के बाद 16 डिजिट्स ये स्टोर कर सकता है। तो ये चीज़ होती है। अब ये जो इनकी रेंज है, इन्हें निकालने का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे 8 बिट दी हुई है, बाइट की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 8 बिट्स की है, तो इसकी रेंज आप कैसे निकाल सकते हो, 2 की पावर बिट्स -1। तो जैसे कि यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 7, और 2 की पावर 7 होता है 128, तो माइनस का 128 लिख लो, और उससे पॉजिटिव में एक वैल्यू कम 127। और 127 लिखने का रीजन क्या है, इसके बीच में 0 भी आता है और हम 0 को भी कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यहाँ पे एंड हो जाते हैं। इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं हमारे स्ट्रिंग्स, एरेज, और ऊपर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, स्ट्रिंग्स, एरे एटसेट्रा। क्योंकि इसमें क्लासेस भी आ जाती है और फंक्शंस भी आ जाते हैं, तो ये भी आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आ जाते हैं। फिलहाल के लिए ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये क्लासेस नहीं होती है। इसी वजह से जो जावा है वो 95% आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो 5% इसलिए ही है क्योंकि आप यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज कर रहे हो, वो नॉन प्रिमिटिव कह रहा हूँ सॉरी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते हो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो आपके
इंडिविजुअल डेटा टाइप्स होते हैं जो C++ में यूज होते हैं, और इन्हीं के यूज होने की वजह से यहाँ पे जो हमारी जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती है, 95% होती है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसे हम प्योरली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में ही लिखते हैं, उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कोई यूजेज नहीं होती है। जैसे अगर आप पाइथन यूज करते हो, उसमें अगर आप टाइप ऑफ अपने वेरिएबल का किसी का भी निकाल के देखोगे, जैसे आप a=1 लिख के नीचे टाइप ऑफ प्रिंट करोगे a, तो उसमें आएगा क्लास इंटीजर। तो यहाँ पे क्लासेस यूज हो रही है पाइथन में, लेकिन यहाँ पे क्लासेस यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा टाइप यूज हो रहे हैं। इसीलिए जावा 95% या 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सिर्फ इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वजह से। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स। इनका एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया, इंट यूज होता है इंटीजर को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा बाइट z लिख लो आप, ये भी इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 52। और क्या होगा अगर मैं रेंज से बाहर का नंबर लिख दूँ, जैसे पॉजिटिव में 127 है इसकी रेंज, तो अगर मैं यहाँ पे 255 लिख दूंगा तो ये देखो ये मुझको एरर दे रहा है। तो ये एक चीज़ होती है, आप उसकी रेंज तक का ही वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। 52 लॉन्ग में आप कितना भी बड़ा इंटीजर स्टोर कर सकते हो, वहाँ तक तो नंबर भी नहीं जाएंगे किसी प्रोग्राम के लिए। और शॉर्ट में आप 32,000 तक का कर सकते हो, जो वहाँ पे रेंज लिखी हुई थी 32,768 आई बिलीव, नेगेटिव में, और पॉजिटिव में 67। तो ये सब होता है डेटा टाइप्स। कमेंट्स आपने देख लिए, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कैसे यूज होते हैं। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर से पहले डाल देंगे वाली लाइन। और हमारे ये जो वेरिएबल्स जो हैं, इनको लिखने का भी एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल नोमेनक्लेचर। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप इंट लिखते हो, अब आपको वेरिएबल लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ। स्ट्रिंग यूज होती है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। जैसे कि फिलहाल के लिए आप समझ लो, इसमें आपको अगर कोई भी नाम वगैरह स्टोर करना है तो आप इसमें कर सकते हो। तो अगर आप लिखते हो नेम, तो ये एक वैलिड नेम है, इसके अंदर मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ ओरेकल। तो स्ट्रिंग नेम के अंदर मेरा ओरेकल स्टोर हो चुका है। अब ये जो मेरा वेरिएबल का नेम है, इसे लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहली चीज, वाइट स्पेसिंग अलाउड नहीं है। तो अगर मैं इसको कर दूं फुल नेम और फुल के बाद स्पेस दे दूं, तो ये चीज अलाउड नहीं है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर की लाइन दे रहा है, वो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हम जावा में यूज करते हैं कैमल केसिंग को। यानी कि जो मेरा नाम है, अगर ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, जैसे कि फुल एक अलग वर्ड है, नेम अलग वर्ड है, तो जो मेरा फर्स्ट वर्ड है इसका फर्स्ट कैपिटल तो स्मॉल होगा, लेकिन इसके बाद बाकी के सारे जितने भी मेरे वर्ड्स आएंगे उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो फुल नेम इज, तो ऐसे करके आपको लिखना है फुल नेम इज। इसी तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। पाइथन में स्नेक केसिंग यूज होती है, पाइथन का नाम ही स्नेक पे पड़ा हुआ है, तो स्नेक में स्नेक केसिंग यूज होती है। तो स्नेक केसिंग में भी आपको बता देता हूँ कैसे यूज होती है। स्नेक केसिंग होती है ये वाली, जिसमें हम अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो इसे हम स्नेक केसिंग कहते हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पे यूज करेंगे कैमल केसिंग को, तो यहाँ पे मैं कैमल केसिंग यूज करूंगा, फुल नेम। इसके अलावा आप इसमें सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स में, उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, डैश का भी यूज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कोई और स्पेशल कैरेक्टर लगाना चाहूँ तो उसमें मैं सिर्फ पाउंड का सिंबल लगा सकता हूँ। ये डॉलर का जो साइन होता है इसे हम पाउंड कहते हैं, तो सिर्फ आप पाउंड का साइन यूज कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स में, अदर देन आपका अंडरस्कोर। उसके अलावा अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हो जिसमें कोई आइटम है, तो जैसे इंट एक लिस्ट है उसमें कुछ आइटम्स है, तो इंट आइटम लिखते हो आप इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी आपका आइटम नंबर 1 है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आइटम 1, ये भी अलाउड है। तो आपके जो नेम है वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, इंट आइटम 2 इक्वल्स यहाँ पे 6, तो ये चीज़ अलाउड है। लेकिन आप नंबर्स को पहले नहीं लिख सकते हो, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ इंट थर्ड आइटम इक्वल 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे को एरर दे रहा है। तो किसी भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, नंबर पे एंड जरूर कर सकते हो पर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप या तो उसे एक अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप उसे किसी भी एक कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, एंड नंबर पे कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते आप नंबर से। तो ये होता है हमारा नोमेनक्लेचर। और ये वाला पार्ट जो है ये मैंने बाद में बताया था, लेकिन मैंने इसे कट करके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के पहले लगा दिया है। तो भाई कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो कोड है ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो ये एडिटिंग का कमाल है, मैंने कट मारा हुआ है
और ये चीज़ पहले बताने की थी तो मैं पहले बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ मतलब, तो पहले लगा दूंगा। उसके अलावा println हम यूज़ करते हैं आउटपुट लेने के लिए, लेकिन अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक स्कैनर का। अब स्कैनर का आप नाम से ही समझ सकते हो, स्कैनर का मतलब होता है जो स्कैन करता है। अब यहाँ पे ये जो मेरा system.out.println है उसमें मैं एक बार आपको ए करके दिखा देता हूँ प्रिंट। इसके अलावा अगर मुझे इसे फटाफट कॉपी करना है नीचे तो मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और ये मेरे लिए कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे हम ए के अलावा हमारा बाइट था जेड को भी प्रिंट करेंगे, और इसके अलावा हम यहाँ पे फ्लोट सी को भी प्रिंट करके देख लेंगे और डबल डी को भी करके देख लेंगे। तो एक बार और मैं साउट लिख देता हूँ, साउट डी। और यहाँ पे हम println जो है हमारा, उसकी जगह हम प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं अभी आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा प्रिंट और println में डिफरेंस क्या होता है। तो चलो सबसे पहले इसमें डिफरेंस ही देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे खाली प्रिंट का यूज़ करूँगा, ln का यूज़ नहीं करूँगा और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे नंबर्स बिना स्पेस के एक ही लाइन में प्रिंट हो गए हैं। पहले 5 प्रिंट हुआ है, फिर 52 प्रिंट हुआ है, उसके बाद 5.5 प्रिंट हुआ है, फिर 5.6 प्रिंट हुआ है, वो भी बिना स्पेसिस के। तो प्रिंट का मतलब होता है नॉर्मल प्रिंट और println का मतलब होता है प्रिंट लाइन। तो प्रिंट लाइन क्या करता है, जब भी मेरा कोई वेरिएबल प्रिंट कर देता है या फिर मेरी कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है जो मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ या स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, जब भी ये इसको एग्जीक्यूट कर देता है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक नई लाइन ऐड कर देता है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरे सारे वेरिएबल्स नई लाइन में आए हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक और एक्सेस एक्स्ट्रा लाइन आ गई है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने println यूज़ करा है। तो ये क्या करेगा, एक नई लाइन को ऐड कर ही देगा हर हालत में। अगर मैं लास्ट में से यहाँ से println हटा देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो वो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रही थी वो हट चुकी है। तो println एक नई लाइन को ऐड कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है println और प्रिंट में। इसके अलावा हम अभी के लिए इस कोड को कमेंट आउट कर देंगे। तो यहाँ से नीचे तक का सारा कोड हम कर देते हैं कमेंट, और अब हम ये बात करते हैं यूज़र से इनपुट लेने की। और उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप एक बार सिंटैक्स फॉलो करो, import java डॉट util डॉट स्कैनर। तो यहाँ पे आपने जावा यूटिलिटी पैकेज में से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अभी फिलहाल ये ग्रे इसलिए है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, ये मत समझना है कमेंट है, ये इसलिए अभी यहाँ पे ग्रे है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं किया है आपने। तो सपोज हम यूज़र से उसकी एज इनपुट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है क्या हो रहा है क्लास या ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग बेसिक्स पढ़ के भी आते हैं, कई बार पहले पढ़ी होती है जावा 10th 11th 12th में, तो उनके लिए ईजी होता है। बाकी फिलहाल आप इस सिंटैक्स को फॉलो करते चलो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर इन इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। तो हमने ये क्या करा, हमने एक स्कैनर बना दिया। ऐसे सपोज करो कि हम रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे किसी से उसकी एज स्कैन करवानी थी, तो उसके लिए मुझे एक स्कैनर चाहिए ही रहेगा। अगर मुझे बारकोड रीड करना है किसी पैकेट पे, जब आप स्टोर्स वगैरह पे जाते हो बिलिंग कराते हो तो वो बारकोड स्कैन करते हैं, तो बारकोड को स्कैन करने के लिए एक स्कैनर की ज़रूरत होती है। उसी तरह से समझ लो यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी चीज़ यूज़र से इनपुट लेनी है, यानी कि आपको स्कैन करनी है, तो उसके लिए आपको एक स्कैनर की नीड होगी। और यहाँ पे अब आप देखोगे ये जो import java.util.scanner है, ये अब यहाँ पे कलरफुल हो चुका है क्योंकि अब हमने इसका यूज़ कर लिया है। तो स्कैनर एक क्लास है, तो स्कैनर क्लास का यहाँ पे ये जो इन है ये है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि मैं अपने ऑब्जेक्ट का जो भी नाम रख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a, तो मेरे जो वेरिएबल का नाम है वो है a। उसी तरीके से आप इसको वेरिएबल भी मान सकते हो। तो ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया इन, फिलहाल के लिए वेरिएबल नहीं होता ये, कभी कमेंट्स में मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दो। ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है इन। उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल्स न्यू। तो न्यू का मतलब ये है कोई भी चीज़ अगर हमें क्रिएट करनी होती है जावा में तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो न्यू स्कैनर। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है मेरे को एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे दो, और इसमें हमने आर्ग्यूमेंट जो पास करा है वो है सिस्टम डॉट इन, यानी कि मैं अपने कीबोर्ड से जो भी टाइप करूँगा ये उसको एज आर्ग्यूमेंट ले लेगा और उसी को मुझे रिटर्न करके दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, या फिर चलो मैंने आपको कहा था एज वगैरह बाइट में आप ले सकते हो, क्योंकि 127 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी की एज होती होगी, हो भी सकती है क्या पता। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाइट एज इक्वल्स
यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने स्कैनर का नाम यानी कि इन, डॉट लगाऊंगा। अब मैं मेथड को यूज करूंगा नेक्स्ट बाइट। तो नेक्स्ट बाइट क्या करेगा, जो भी मेरा यूजर नंबर को एंटर करेगा वो मुझे ला के दे देगा और वो मेरा असाइन हो जाएगा एज को। और ये इनपुट लेने से पहले मैं यूजर को एक मैसेज भी डाल दूंगा, एंटर योर एज। और यहाँ पे हम प्रिंट एलन का यूज कर रहे हैं तो एक नई लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, यूजर इनपुट नेक्स्ट लाइन में देगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रिंट का यूज करते हो, एलन का यूज नहीं करते हो, तो न्यू लाइन डालने के लिए आपको एज के बाद लिखना पड़ेगा बैकस्लैश n एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, यानी कि ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता है, इसका एक स्पेशल पर्पस होता है जो ये सर्व करता है। जैसे कि बैकस्लैश n यूज होता है न्यू लाइन को डालने के लिए, तो अभी हम बैकस्लैश n का यूज करके देखेंगे, एंटर योर एज। और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा यूजर की एज को। तो प्रिंट, पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, योर एज इज, कॉलन डाल दूंगा और यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा हुआ है तो नई लाइन तो ऐड हो ही जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे साउट कर दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एज। तो एज क्या है, नेक्स्ट लाइन में आएगी। अगर आपको ये लाइन हटानी है, इसी लाइन में सब कुछ इंटीग्रेट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। फिलहाल इसको रन करते हैं। तो यहाँ से मेरे से पूछ रहा है एंटर योर एज, लेट्स एंटर 29 और योर एज इज 29। तो अभी अगर मुझे इस वाले को भी इसी लाइन में इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे जो इज है इसके बाद मैं यहाँ पे या तो बैकस्लैश n डाल दूंगा अगर मुझे न्यू लाइन डालनी है, या तो मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा अगर मुझे स्पेस चाहिए, पर मुझे चाहिए नेक्स्ट लाइन में, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे बैकस्लैश n और फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्लस, और प्लस करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज। तो ये वाली स्ट्रिंग प्लस एज, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग प्रिंट होगी, उसके बाद एज प्रिंट होगी। तो हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, जब हम स्ट्रिंग में कुछ भी ऐड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। तो अगर हमें दो स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट करनी है तो हम प्लस लगा के उनको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर से पूछ रहा है एज, लेट्स एंटर 29 और योर एज इज 29। तो ये होता है हमारा स्कैनर, और यूजर से इनपुट हम इसी तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी बता देता हूँ। तो फिर से ब्राउजर में, या चलो ब्राउजर में नहीं, मैं आपको जो मोस्टली यूज्ड है वो वाले बता देता हूँ। एक तो यूज होता है हमारा बैकस्लैश n, इसके अलावा हमारा एक यूज होता है बैकस्लैश t। तो बैकस्लैश t यूज होता है हमारी टैब स्पेसिस को ऐड करने के लिए। अब एक टैब स्पेस होती है 4 स्पेसिस की, तो ये 4 स्पेसिस ऐड कर देता है जहाँ पे भी आप बैकस्लैश t को यूज करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, आप इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ते हो जब भी, तो जब नया पैरा शुरू होता है वो हमेशा एक टैब स्पेसिंग के साथ शुरू होता है, थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड को लिखने से पहले, तो वही टैब स्पेस होता है। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा, रन, तो यहाँ पे एंटर योर एज पूछ रहा है, फिर से मैं डालता हूँ 29 और अब ये देखो ये टैब स्पेस आ गई है। ये 4 स्पेसिस के बराबर होती है एक टैब स्पेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडेंटेशन जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे इंडेंट डाली हुई है, ये 4 स्पेसिस है, 1 2 3 और 4, तो ये एक टैब स्पेस होता है। एक और चीज होती है, अभी जैसे हम यहाँ पे बैकस्लैश n लिख रहे हैं तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन आप अपने प्रोग्राम में यूजर को बताना चाहते हो कि आपको अगर न्यू लाइन डालनी है तो बैकस्लैश n का यूज होता है। तो अगर मैं इस वाले प्रोग्राम को अभी के लिए कमेंट आउट कर दूं और मेरे स्कैनर को भी कमेंट आउट कर दूं, और यहाँ नीचे आप यूजर को एक मैसेज देना चाहते हो कि अगर आपको नई लाइन प्रिंट करनी है तो आपको बैकस्लैश n का यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट अ न्यू लाइन, उसके बाद आप लगा दो डबल बैकस्लैश n इज यूज्ड। अब क्या होगा, बैकस्लैश n भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकस्लैश n इज यूज्ड। इसी तरीके से अगर आप खाली बैकस्लैश भी प्रिंट कराना चाहते हो तो वो ऐसे प्रिंट नहीं होगा, देखो एरर दे रहा है, आपको डबल बैकस्लैश लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको ये वाले कोट्स यूज करने हैं तो भी आपको बैकस्लैश और उसके बाद कोट्स डालने पड़ेंगे, यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट जो भी है, डबल कोट्स डालना पड़ेगा। रीजन क्या है, अगर मैं ये बैकस्लैश n हटा देता हूँ तो ये देखो मेरा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि ये वाला जो कोट है ये यहाँ पे एंड हो रहा है या फिर ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पे हमें बैकस्लैश का यूज करना पड़ता है। अब आप देख सकते हो ये वाला जो कोट है ये एज इस स्ट्रिंग का कैरेक्टर ट्रीट हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल कोट मेरा प्रिंट होके आ गया है।
तो बस फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। काफ़ी बेसिक बातें हमने कर ली है, काफ़ी सारा कोड लिखना भी सीख लिया है। आप एक बार प्रैक्टिस करो, वेरिएबल्स बनाओ, उनको प्रिंट करो और उनके साथ थोड़ी बहुत ही छेड़खानी करो। उसके अलावा आप यहाँ इस system.out.println में बेसिक मैथ भी करके देख सकते हो, जैसे 5 + 2 ये यहाँ पे 7 दे देगा आपको आउटपुट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 प्रिंट हो गया। तो ये सब छेड़खानी करके देखो, खेल के देखो, तो आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहो, यूज़ करते रहो। एरर आएंगे, उन्हें पढ़ो, उनका रिजॉल्व करना सीखो। उनको ऑनलाइन जाओ, Geeks for Geeks पे देखो, जावा पॉइंट पे देखो, किसी भी वेबसाइट पे आप ये देखो कि मेरा जो एरर है वो क्यों आ रहा है। और बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कोड को रन करके देखो, साउट के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।